नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं लुप्त होते वंश के बारे में। किसके की बारे में? लुप्त होते वन के बारे में आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वन आखिर लुप्त क्यों हो रहे हैं, इसके लुप्त होने के पीछे कारण क्या है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बात आई है लुप्त होने की, तो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में एक कहानी, मतलब कहानी क्या, एक चुटकुला मान लो याद आया, तो सोच रहा हूँ सुना दूं आप लोगों को। देखो क्या होता है कि आदमी जिस चीज को ठान लेता है कि नहीं मुझे ये करना है, लाइक जैसे आप मान लिए हो कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है, तो आप अगर मन में बैठा लिए हो कि मुझे करना है तो करना है, तो आप पक्का क्रैक करोगे। एग्जाम्पल दूं आप लोगों को कैसे। देखो कभी किसी गांव से बारात निकलती है ना, बारात निकली तो जो बेवड़ों वाली पार्टी होती है शराबियों की, वो क्या करती है, बेवड़ों वाली पार्टियां जो हैं वो बारात जो है, अगर मान लो कि यहाँ से ऐसे बारात निकल रही है, तो जो अच्छे जो मतलब बेवड़ों वाली पार्टी हो, तो उस गाड़ी में आप देखोगे तो कभी भी कोई सज्जन आदमी, कोई शरीफ आदमी नहीं बैठेगा, और जो उसमें सिर्फ वही बैठेंगे जिनको दारू पीना है, शराब पीना है, वही बैठेंगे। तो वो जब निकलते हैं तो जिस गांव में बारात जाती है उस गांव के किसी ठेके के बारे में नहीं पता होता उनको कि ठेका कहाँ पे है, पर लेकिन वो आधे घंटे के अंदर ठेका ढूंढ लेते हैं और शराब खरीद के पी भी लेते हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में ठान लिया था कि मुझे दारू पीना है, पीना है, पीना है, मतलब मुझे शराब पीना है। वो ये मन में बैठा लिए थे और यही बैठा के निकले थे कि मुझे शराब पीना है, और अंततः वो शराब पीते हैं, खोज लेते हैं और शराब पीते हैं। तो यही चीज है, अगर आप अपने लक्ष्य के लिए ठान लिए हो तो शराब की तरह आप भी अपने लक्ष्य को खोज लोगे और पालोगे, बेवड़ों की तरह अपने लक्ष्य को खोज लोगे और पालोगे, अगर आप लक्ष्य बना लिए हो। हालांकि आप लोगों को बेवड़ा नहीं बनना है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आप लोगों को, तो बेवड़ा नहीं बनना है आप लोगों को। बस पढ़ाई करो और मजे से पढ़ाई करो, हर चीज को एंजॉय लो, क्योंकि यार जिंदगी जो है ना 4 दिन की है, कहते नहीं 4 दिन की जिंदगी है, तो मान के चलो वास्तव में 4 दिन की जिंदगी, कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता है। तो बस एंजॉय करो लाइफ में, लाइफ में ऐसे एंजॉय करो कि मजा आ जाए, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं लुप्त होते वन के बारे में हम लोग, कि वन आखिर लुप्त कैसे हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, भारत में जिस पैमाने पर वन की कटाई हो रही है वह विचलित कर देने की बात है। सच्चाई है, गांव के लोग तख्ता बनाओ एक भर, तो जौन पेड़ रहा वही काट गिरा देंगे। मतलब कि वही है कि कुछ भी करना हो, अगर जैसे कि अगर तुम्हारे बगीचे हैं, बगीचे में कोई पेड़ है, भैया पेड़ कटवा दो, घर बन रहा है, घर में जो साह चौकट लगेगी, दरवाजे पल्ले लगेंगे, सब इसी से बनवानी है मुझे। तो यही चीज है, महुआ पेड़ कटवा देंगे, आम एक पेड़ कटवा देंगे, तो का होई, कट जाए, सब खराब ही हो जाए ना। तो यही करते हैं, पेड़ों की कटाई हो रही, वह जो विचलित कर देने वाली, वास्तव में विचलित कर देने वाली है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित जो है, ये पुराना डेटा है, ये भी याद रखना, 2006 के पहले का ये डेटा है। यह देश के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल का 19.39% हिस्सा है, ठीक है। सघन वन 11.48% वन खुला और 7.76% मैंग्रोव। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की देखो 1999 की रिपोर्ट है ये जो डेटा दिया है वो कब की है, ये 1999 की है, ठीक 20 साल पहले की। मतलब 20 साल पहले की, हम लोग वही छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे तब का डेटा है ये, ठीक है। के अनुसार जो है वर्ष 1997 में सघन वनों के क्षेत्र में जो है 10,098 वर्ग किमी की वृद्धि हुई। 1997 में सघन वनों के क्षेत्र में
जो है 10,098 वर्ग किमी की वृद्धि हुई, परंतु वन क्षेत्र में इस वृद्धि में विभिन्न संगठनों द्वारा वृक्षारोपण हुआ। यह रिपोर्ट प्राकृतिक वनों और वृक्षारोपण कृत्रिम वन के अंतर नहीं करती है, इसलिए इस रिपोर्ट के आधार पर प्राकृतिक वनों का वास्तविक ह्रास ठीक तरह से अनुमान नहीं लगा सकते। लगाओगे भी काहे, लगा के मिलेगा क्या? पेड़ कटाई से मानोगे नहीं तो लगा के मिलेगा क्या? पेड़ लगाना नहीं है, हैप्पी बर्थडे मनाते हो कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे पे गिफ्ट मांगते हो और ये दुनिया भर। तो अगर उसी बर्थडे पे एक पेड़ लगाओ, हर साल अपने बर्थडे पे अगर एक पेड़ लगाओ, तो आप अगर मान लो कि अभी जो है 20 साल के हो, अगर एग्जाम्पल पे मान लो अगर आप अभी 20 साल के हो, तो 40 साल की उम्र तक जो है आप 20 पेड़ तैयार करोगे। वो 20 पेड़ आपको जो 20 साल में कितने, मतलब कि जो अगर इस साल लगाए हो तो अगले 20 साल में कितने बड़े हो जाएंगे, आपको फल भी देंगे और आपके जो बच्चे होंगे उनको भी फल देंगे और आपके बच्चे के जो बच्चे होंगे उनको भी फल देंगे। और यही सीख अगर अपने उन बच्चों को भी देते हो तो उन्हें भी यही सीख मिलेगी और हर तरह मतलब एक वो बढ़ता जाए पीढ़ी दर पीढ़ी। और जो वृक्षों की वो आने वाले सीजन में ना सांस खर लिए मरेंगे लोग, सांस लेने के लिए मरेंगे, एग्जैक्टली सांस लेने के लिए लोग मरेंगे, मैं बता रहा हूं। आओ हम जो है विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ IUCN के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सामान्य जातियां, जो सामान्य जाति होती है, अरे जनरल वाली सामान्य जाति की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य जाति ये कैटेगरी वाली सामान्य वही नहीं। सामान्य जातियां वे जातियां जिनकी संख्या जीवन रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे कि पशु, साल, चीड़, कृंतक, रोडेंट्स इत्यादि। संकटग्रस्त जातियां जो खत्म होने वाली हैं, इन्हीं को बचाने की बात की जाती है। ये संकटग्रस्त हैं, अभी इन्हीं को बचाने की चर्चा चलती रहती है हमेशा। तो ये जो है संकटग्रस्त जातियां हैं। वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हो जाती है, वे जातियां जो है यदि जारी रहती हैं। तो संकटग्रस्त की बात कर रहे हैं। अभी गांव में यार क्या बताएं, मम्मी का मान लो तो अगर तो जो ये होती है कि मतलब जो है मतलब जो होती है कि जैसे गौरैया जो होती है, गौरैया का क्या करते हैं, अभी चावल डालते हैं। पहले गौरैया मतलब एकदम लुप्त होने के कगार पे पहुंच गई है ना, तो गौरैया चावल डालते हैं। गौरैया प्रेजेंट टाइम पे संकटग्रस्त जो जातियां हैं उनमें शामिल, संकटग्रस्त परिस्थितियों में शामिल है। तो गौरैया को क्या करते हैं कि अभी जो है डालते हैं। गौरैया लोगों का मानना है कि गौरैया के घर में रहती है तो धन की प्राप्ति होती है और बहुत तरह तरह की चीज। तो इन सब का अगर लोग बचाव करें, इन सब को, नहीं तो क्या होता है कि गौरैया को देखते हैं तो मतलब कहीं देखे उड़ा दिए, या फिर घर में मतलब गौरैया रहे तो लोगों का मानना है कि गौरैया अगर घर में है तो वहां पे लक्ष्मी का वास होता है। तो इस तरह से मतलब कि एक हालांकि मानना है लोगों का, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, बट इस तरह से अगर ना किया जाए, जातियां मतलब हर चीज का दोहन। गौरैया कहाँ पे रहती, पेड़ पौधे पे रहती, पेड़ को काट दिया जा रहा है, उनके घोंसलों को खत्म कर दिया जा रहा है, नष्ट कर दिया जा रहा है, तो कहाँ जाएंगी गौरैया। तो इसी तरह से पक्षियों का भी वो जो है समाप्त हो रहे हैं सब। अब बात करें कि जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हो रही, यदि जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। अब विषम परिस्थितियां क्या है, इतना प्रदूषण, ईंट भट्टे चल रहे हैं, इतना ज्यादा प्रदूषण, मतलब धुआं निकलता है। अभी जो है मेरा घर जहां पे है करेंटली, इसी के ठीक सामने ईंट का भट्टा चलता था लगभग आज के 5 साल पहले।
तो मेरे घर पे जो आम के पेड़ वगैरह थे सब फल लेना बंद कर दिए थे, मतलब फल ही नहीं ले रहे थे। वो भट्टा पता नहीं किसी भगवान की कृपा से, किसकी कृपा से बंद हो गया। अब क्या होता है कि वो ईंट भट्टा नहीं चलता है। 1 साल बाद वो जो है अच्छे से उनकी सेवा की गई और पानी वगैरह पेड़ में जो है सभी आम के पेड़ वगैरह में डाला गया, तो क्या हुआ, फिर से पुनः फल लेना शुरू कर दिए और अच्छी खासी फल लेना शुरू कर दिए। तो बेसमय की मौत हो रही है इन वृक्षों की, इन पक्षी पशु पक्षियों की। बेसहारा पशु पक्षी बेवजह के मारे जा रहे हैं, और इसके कारण कौन है, हम आदमी। भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, सगाई मणिपुरी हिरण इत्यादि इस जातियों के उदाहरण हैं। देखो, शेर खरगोश के पीछे भागता है, मतलब कि अगर देखो जंगली गधा, सगाई मणिपुरी हिरण इन जातियों का उदाहरण है। ये जो है जीवित रहना कठिन है, क्योंकि इन लोगों को धीरे धीरे प्रदूषण और तरह तरह की, शेर वगैरह जो है जंगल में ही रहते, जंगलों को ही समाप्त कर दिया जा रहा है। किसके लिए, घर बनाएंगे, हमारा बेटवा रहे, हमारा नाती रहे, हमारा पोता रहे, इन चक्कर में घर बनाए सब लोग, तो क्या होगा, पेड़ पौधों का जिस तरह से दोहन किया जा रहा है, आज के जो है 20 साल बाद सिचुएशन क्या होगी कोई अनुमान नहीं लगा सकता है, अगर इस पे रोक नहीं लगाया गया। सुभेद जातियां, अगर अब बात करें हम सुभेद जातियों के बारे में, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव पड़ने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती हैं तो इनकी संख्या घट जाती है, जो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियां का उदाहरण है। मतलब कि जो ये जातियां हैं ये लुप्त होने के कगार पे हैं। नीली भेड़, एशियाई गधे, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, ये सब जो हैं एकदम खत्म होने के कगार पे पहुंच गई हैं, लुप्त हो जाएंगी कुछ ही समय में। दुर्लभ जातियां, अब बात करेंगे दुर्लभ जातियों की हम लोग, तो दुर्लभ जातियां इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है। मतलब कि दुर्लभ जो जातियां हैं वे जातियां जिनकी संख्या बहुत कम और सुभेद है। जैसे कि मान लो आपके पास अगर 10 बिस्कुट है तो आप 9 बिस्कुट खा लिए हो, अगर एक बिस्कुट बचता है तो मतलब अगर देखते हो बड़े संकोच में खाते हो, बस इसके बाद तो कुछ नहीं बचा है, तो वही सुभेद जातियां हैं, मतलब कि वो खत्म होने के कगार पे हैं एकदम। इसकी प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती हैं, यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। ठीक है, अब बात करें हम अस्थानिक जातियों की। अस्थानिक जातियां प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां। अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। ठीक है, अब लुप्त जातियों की अगर हम बात करें, जो जातियां लुप्त हो चुकी हैं, तो लुप्त जातियों में जो है पहला लुप्त जाति है, जैसे कि लुप्त जातियां वे जातियां जो इनके रहने आवासों की खोज करने और अनुपस्थिति पाई जाती है। मतलब वे जाति जो जहाँ पे रहते थे इनकी अगर खोज की जा रही तो ये यहाँ पे नहीं है, मतलब अनुपस्थित है, मतलब ये समाप्त हो चुके हैं। उपजातियाँ जो हैं स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, द्वीप, महाद्वीप पर पूरी पृथ्वी पर लुप्त हो गई हैं। यही उपजातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाला बत्तख शामिल हैं। ये जो हैं एकदम से इस पृथ्वी से लुप्त हो चुके हैं। एशियाई चीता कहाँ चला गया भैया, कहाँ गया एशियाई चीता? काटो पेड़, एशियाई चीता नहीं, पता नहीं क्या क्या गायब हो जाएगा। जंगलों को इसी तरह से विनाश होता रहा तो पता नहीं क्या क्या गायब हो जाएगा।
एशियाई चीता की बात करें, भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का अजूबा और विशिष्ट बिल्ली मौसी का जो है परिवार का, उसी के खानदान का था। ऐसे खानदानी असर नहीं होता, तो बिल्ली खानदान का था। बिल्ला, पर बिल्ला नहीं था, चीता था। अजूबा और विशिष्ट सदस्य जो 112 किमी प्रति घंटा की दौड़ सकता है। मतलब कि ये जो एशियाई चीता है 112 किलोमीटर प्रति स्पीड से दौड़ सकता है। तुम्हारी बाइक चलाने वाली स्पीड से ज़्यादा तेज कितना चलाते होगे? बहुत चलाते होगे, 80 ना, 90, 100, 110 तक जाते होगे। 112 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। हाँ भैया, बहुत लोगों को भ्रम रहता है ना, वह चीता जो बना है तेंदुआ जो होता, जंग घर में घुस जाता है और असम में घर में घुस जाता है ना तेंदुआ, तो वही वो चीता तेंदुआ रहता है। चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की पहचान जो है उसकी आंख के कोने से मुंह पर, नाक और दोनों ओर फैली आंसुओं की लकीरों निशान और 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया के दूर दूर तक फैले थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से लगभग लुप्त हो चुके हैं। जो चीता है लगभग लुप्त है। भारत में यह जात जो है 1992 में लुप्त घोषित कर दी गई है। जो चीता की जाति है वो भारत में 1992 में लुप्त घोषित कर दी गई थी। ठीक है, अब बात करें अगर हम लोग जो है कि वे प्रतिकूल कौन है जिनके वनस्पति और प्राणी जात का ऐसा भयानक हास हुआ है। मतलब कि वे प्रतिकूल कौन है जिनके वनस्पति और प्राणी जात का हास हुआ है। यदि आप चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्राकृतिक संसाधनों में परिवर्तित कर दिया। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते और दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा इत्यादि खाद्य को परोक्ष रूप से वनों और लुप्त जीवन प्राप्त होता है। इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। भैया वही बता रहा हूं ना कि जिस तरह से लोग पेड़ों की दोहन कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जंगली जानवरों को पकड़ रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, मछली मुर्गा खाने में एक्सपर्ट बन रहे हैं, तो ये जो है पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा रहे हैं जाने अनजाने में, जो कि एक दिन हमारे लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है ना। अगर हम बात करें उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि व्यवस्था, व्यवसाय, वानिकी, खनन क्रियाओं का हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारणों से हो रहा है। हालांकि कृषि का फैलाव तो बहुत जरूरी है क्योंकि जनसंख्या, हम दो हमारे दर्जन वाला रूल जो चल रहा है, मतलब कि इतना बच्चे पैदा कर रहे हैं, हर साल एक बच्चे, तो कहाँ जाएगा। हम दो हमारे दो नहीं चल रहा है, हम दो हमारे दर्जन चल रहा है, तो इस तरह से थोड़ी ना होगा भैया। हम दो हमारे दो का रूल नहीं, हम दो हमारे एक कर दो, क्योंकि नहीं तो जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, खाने के लिए लोग मरेंगे। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1991 में जो है 91 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किमी वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है। अब बताओ 26,200 1991 और 1980, उसके बाद जो है 20 साल उधर 20 साल इधर, 40 साल कब छोड़ दो, ये तबका है। वर्ग किमी क्षेत्र भूमि कृषि में परिवर्तित किया गया। अधिकतर जनजाति क्षेत्रों में, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरी खेती अथवा स्लैश बर्न खेती के चलते वनों का निम्नीकरण हुआ है। ठीक है, अब जो है अगर हम बात करें यहाँ पे, क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? जो अंग्रेज थे आए थे उनकी वन नीति को दोषी क्या माना जाए? हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत में कई क्षेत्रों में संवर्धन, वृक्षारोपण
अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई हैं। उदाहरण के तौर पर सागवन के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालयन ओक और रेडोडेंड्रॉन वनों का नुकसान हुआ है। रेडोडेंड्रॉन वन का जो है नुकसान हुआ है। अब जो है हम बात करें, अगर बड़ी विकास परियोजना ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। फैक्ट्री लगा रहे हैं और जो तमाम प्रकार के हो रहे हैं, तो इससे जो है समोसा भी लेना जाना है तो बाइक लेके जाएंगे। ये नहीं कि बाइक रहने दें, 10 कदम पैर चला लें, और वो पैर जो है हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक होगा, हमारी प्रकृति और पर्यावरण के लिए भी लाभदायक होगा। 1992 में नदी घाटी परियोजना के कारण 5000 वर्ग किमी से अधिक वनों को साफ करना पड़ा था। अब सोच लो 1992 में से जो है नदी घाटी परियोजना जो हुआ, 5000 वर्ग किमी वन साफ किए गए थे, मतलब काटे गए थे। यह प्रक्रिया अभी जारी है, मतलब कि जो चल रही है ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। वन प्रदेशों में जो है 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना को पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। जो नर्मदा सागर परियोजना है मध्य प्रदेश का, ये पूर्ण अगर हो जाता है तो 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन जो हैं जलमग्न हो जाएंगे। वनों की बर्बादी से खनन महत्वपूर्ण भूमिका जो है पश्चिम बंगाल के बक्सर टाइगर रिजर्व डोमोलाइट में खनन के कारण गंभीर खतरे हैं। इनसे कई प्रजातियों उसके प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है। कई जातियां जिनमें हाथी भी शामिल है के आवागमन को बाधित कर किया है। वन अधिकारी पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इनमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियां काटकर की जाती है, न कि पेड़ को काटकर। ठीक है, मतलब कि जो पेड़ों की टहनियां उनको काटकर की जाती है, पेड़ों को नहीं। तो अब अगर बात करें हम लोग जो है पारिस्थितिकी तंत्र में मूल्यवान वन, जो पारिस्थितिकी तंत्र है देश का मूल्यवान वन पदार्थों के खनिजों और वन संसाधनों का संचय कोष है, वो जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच स्पर्श के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। अब बात करें अगर हिमालय संकट के बारे में, हिमालय संकट में, तो हिमालय संकट जो है हिमालयन यव जो है चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। जो यह एक प्रकार का जो है ये क्या है, वृक्ष है। एक औषधि पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। ये पौधा जो है एक औषधि पौधा है जो कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तों की टहनियाँ, जड़ और टोक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इससे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है बनाई गई दवाइयाँ विश्व के सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसमें जो है अत्यधिक निष्कण इस वनस्पति द्वारा खतरा पैदा हो गया है। पिछले 1 दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख जाते हैं।
मतलब इसके हजारों से ज़्यादा पेड़ जो हैं क्या होते हैं, सूख जाते हैं। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में से वन्य जीवन के आवास का विनाश, जंगली जानवरों का मारना, आखेटन, पर्यावरणीय प्रदूषण, यही सब जो बताया अभी ना वही, और दावानल आदि शामिल हैं। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा व उसका असमान उपभोग और पर्यावरण के रख रखाव की जिम्मेदारियां असमानता शामिल है। आमतौर पर अगर हम विकासशील देशों में जो है, आमतौर पर जो है दोस्तों विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश मुख्य दोषी है। क्यों मुख्य दोषी है? क्योंकि विकासशील देश जो है खुद को ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए वो पर्यावरण का दोहन करते हैं, उनको आम चीज लगती है पर्यावरण का दोहन। अत्यधिक जनसंख्या कम माना जाता है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसतन संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग 4 गुना ज्यादा है, मतलब 4 गुना ज्यादा है। इसी प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन का उपभोग द्वारा पर्यावरण का नुकसान पहुंचाते हैं तथा इन 5% लोगों की पर्यावरण रखरखाव में भी जिम्मेदारियां नहीं हैं। प्रश्न यह है कि कौन कहां कितना उपभोग कर रहा है। यह प्रश्न है कि लोग कितना संसाधन वेस्ट कर रहे हैं, क्या कितना वेस्ट कर रहे हैं, इस प्रकार जो है इसका है। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल जो है हम लोग यहाँ क्या आप जानते हैं से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस बस मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट और मज़ेदार टॉपिक के साथ। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा।